हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। वन कॉन्सेप्ट आ डे में आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। ये जो पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया? दोस्तों, 2014 में एक नचिकेत मोर एक कमिटी बनाई गई थी जिसने कहा, नचिकेत मोर कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस कमेटी ने कहा कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिन तक फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंची हैं। तो ऐसे सेक्शंस को अगर आपको सर्व करना है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि क्रेडिट है, स्मॉल सेविंग अकाउंट्स है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो वी नीड डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो नचिकेत मोर कमेटी ने डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं? जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो तो हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर किसी को, हर कस्टमर को एक तरह से ट्रीट करते हैं। बट जो इस चक्कर में क्या होता है, जो रूरल एरियाज में है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको वो लोन नहीं मिल पाता है ठीक से, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से बहुत बड़ा तबका ऐसा था इंडिया का जिसको कि फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही थी। तो इसलिए नचिकेत मोर कमेटी ने ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। इनका एम जो होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन को सर्व करना या फिर एक पर्टिकुलर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर पाते हैं। तो पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं या फिर जिनको हम कहते हैं नीश बैंक्स, जिनका एक अपना एक दायरा है, अपना एक स्पेशलाइजेशन है। तो दीज आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स और नीश बैंक्स। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स अपने आप में क्या क्या काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या काम है? These are प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स या फिर लोकल एरिया जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है, दे आर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहली बात। दूसरी बात, दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जैसे आपको लोन प्रोवाइड करना, जो कि नॉर्मल बैंक्स भी, कमर्शियल बैंक्स भी देते हैं। बट नॉर्मल बैंक्स बड़े लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी दे सकता है, एक स्मॉल फार्मर को भी दे सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या टारगेट है? उनको किसको देना है? सिर्फ स्मॉल फार्मर्स को, जो माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज हैं, इन लोगों को, इस सेक्शन को उनको स्पेसिफिकली लोन प्रोवाइड करना है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जन लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये कुछ फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दे वर प्रपोज्ड बाय नचिकेत मोर कमेटी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नचिकेत मोर कमेटी ने 2014 में रिकमेंड किया था कि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स की जरूरत है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? The main objective of payment bank is to further financial inclusion by providing small saving accounts and payment and remittance services. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक को एक बेसिक सेविंग अकाउंट मिल जाए जहां पे लोग अपना पैसा डिपॉजिट कर सके। उस डिपॉजिट किए हुए पैसे से वो रेमिटेंस, जैसे कि लेबर होती है, मान लीजिए बिहार से कोई लेबर है, वो मुंबई में काम कर रहा है और उसको वापस अपने घर बिहार में पैसा भेजना है, तो वो अभी तक क्या करता था, कुछ मान लीजिए किसी अपना कोई दोस्त जा रहा है उसके हाथ कि मेरे घर वालों को दे देना, या बेचारा कुछ और तरीके से पैसा भिजवाता था। बट जब उसका एक मुंबई में अकाउंट खुलने में क्या दिक्कत आएगी, उसके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होगा, बैंक वाले उसका खाता खोल के नहीं देंगे, तो उसको बड़ी दिक्कत थी। तो पेमेंट बैंक क्या करेंगे, उसका बेसिक सेविंग अकाउंट खोल देंगे और डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से वो रेमिटेंस चला जाएगा बिहार। तो इनका मेन फंक्शन यही है कि हर एक को एक बेसिक सेविंग अकाउंट मिल जाए जिससे कि पेमेंट करना और रेमिटेंस करना इजी हो सके। तो ऐसे सेक्टर जो कि बड़े शहरों में, ऐसे लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं,
वेज लेबरर्स हैं जिनके जो कमर्शियल बैंक से वो खाता नहीं खोलते हैं, तो उन लोगों का एक खाता खुल सके और वो किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, किसी को रेमिटेंस भेजना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो उनको भेज सके। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है पेमेंट बैंक्स का। इंडिया में पेमेंट बैंक से एग्जांपल देखें तो जो सबसे बड़ा आज के टाइम पे पेमेंट बैंक है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम ने भी अपना पेमेंट बैंक खोला हुआ है। नचिकेत मूर कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इनके बीच में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रमोटर का मतलब जो ओन करता है, जो एस्टेब्लिश करता है और किसी चीज को आगे लेकर के जाता है। तो पेमेंट बैंक्स के केस में जो प्रीपेड कार्ड इश्यूअर्स हैं जैसे एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन, ये ओन कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनीज हैं, एनबीएफसी है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स है, सुपरमार्केट चेन्स है जैसे रिलायंस की सुपरमार्केट चेन है, कॉर्पोरेट्स है, रियल्टी सेक्टर कॉपरेटिव्स एंड पीएसयूज, ये सभी जो है पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस ले सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में कौन ले सकता है? वो इंडिविजुअल्स या प्रोफेशनल जिनको 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल सेक्टर में, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में या फिर लोकल एरिया बैंक्स में। स्मॉल फाइनेंस बैंक हर कोई नहीं खोल सकता है। व्हाट दे मस्ट डू, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या जरूरी करना है? पेमेंट बैंक के केस में जो मिनिमम कैपिटल है वो 100 करोड़ होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी ये 100 करोड़ ही मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। मेंटेन 75% ऑफ डिपॉजिट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो भी डिपॉजिट्स पेमेंट बैंक के पास आएंगे उसका 75% उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, और जो 25% डिपॉजिट्स उनके पास आएंगे बचे हुए वो उनको दूसरे बैंक्स में रखना है। मतलब जो उनकी इनकम है वो कहां से आएगी? वो इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे बैंक्स में उसको जो डिपॉजिट उसने किए हैं उनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वही उसकी इनकम होगी। हैव एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, मतलब कि 74% तक इसमें एफडीआई अलाउड है। गेट लिस्टेड इफ नेट वर्थ क्रॉसेस 500 करोड़, अगर पेमेंट बैंक की नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उसको लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्टेड मतलब किसी एक्सचेंज पे उसको लिस्ट डाउन होना पड़ेगा। हैव 25% ऑफ ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरियाज, 25% ब्रांचेस अपनी उन एरियाज में खोलनी पड़ेंगी जहां पर पहले से कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बी फुल्ली नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इसमें जो इंटरनेट का जो है मैक्सिमम यूज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज होना चाहिए, सो दैट उनकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हैव ₹1 लाख कैप फॉर डिपॉजिट इन वन अकाउंट, अगर कोई खाता खुलवाता है किसी पेमेंट बैंक में तो जो मैक्सिमम अमाउंट वो डिपॉजिट कर सकता है उस पेमेंट बैंक में वो 1 लाख रुपए रखा गया है। क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है सो दैट पेमेंट बैंक में वही लोग आए जिनको सही में उसकी जरूरत है, जो बेचारे वेज लेबरर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बहुत छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं और वो अपना पैसा बैंक में रखने चाहते हैं, तो सिर्फ वैसे ही लोग पेमेंट बैंक में आए। व्हाट दे कैन डू, वो क्या क्या कर सकते हैं? दे कैन ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट बैंक जो है डिपॉजिट रख सकते हैं, वो उस पे एटीएम भी इशू कर सकते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग भी दे सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारे प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। पेमेंट सर्विसेज, चाहे वो बिल पेमेंट सर्विसेज हो, चाहे वो रेंट पेमेंट हो, रेमिटेंस सर्विसेज हो, ये सब वो दे सकते हैं। कैन फंक्शन एज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक, हैव एटीएम्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, जैसे मैंने बताया वो एटीएम कार्ड अपने इशू कर सकते हैं, किसी और बैंक के बैंकिंग करस्पॉन्डेंट भी बन सकते हैं। व्हाट दे कांट डू, पेमेंट बैंक की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो किसी भी तरह का लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ना वो लोन दे सकते हैं ना वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड दे सकते हैं क्योंकि डेबिट कार्ड में अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तब आपको डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी वो एक तरह का थोड़े टाइम के लिए आपको लोन मिलता है, तो किसी भी तरह का लोन पेमेंट बैंक्स अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड नहीं ऑफर कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस भी नहीं दे सकते हैं कि इंडिया से कोई अगर नेपाल भेजना चाहे, यूएसए भेजना तो चाहे तो नहीं भेज सकता है, इंडिया के अंदर ही उसको भेजने पड़ेंगे। एनआरआई डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा,
ये सारी लिमिटेशंस है पेमेंट बैंक्स के ऊपर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर देखें तो हम देख चुके हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का कौन प्रमोटर हो सकता है, उनको क्या करना है, व्हाट दे मस्ट डू। मिनिमम कैपिटल हमने देखा कि 100 करोड़ की है। वो जो भी लैंडिंग देंगे, जो भी वो लोन्स देंगे, उसका 75% शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। और प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जो आरबीआई लिस्ट डाउन करता है सेक्टर्स को, जैसे फार्मर्स को, हाउसिंग को, एजुकेशन सेक्टर को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एनवायरमेंटल सर्विसेज को। तो प्रायोरिटी सेक्टर को 75% तक लोन देना है। 25% ब्रांचेस उनको भी अनबैंक्ड एरियाज में खोलनी है। रिजर्व रिक्वायरमेंट जो भी है, जैसे बैंक्स की होती है, सीआरआर मेंटेन करना होता है, एसएलआर मेंटेन करना होता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी ये सारी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। कैप लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एट 10% एंड 15% ऑफ नेटवर्थ। मतलब अगर वो किसी इंडिविजुअल को लोन दे रहे हैं तो उस इंडिविजुअल की जो नेटवर्थ है, मान लीजिए उसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए है, तो वो उसको 10,000 रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं। किसी ग्रुप की नेटवर्थ अगर 1 लाख रुपए है तो वो उसको 15,000 तक का लोन दे सकते हैं। हैव अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट नेटवर्क, उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। व्हाट दे कैन डू, वो और क्या क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी दे सकते हैं कस्टमर्स को। फॉरेन एक्सचेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल रहेगा। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बेच सकते हैं। आगे चल करके वो एक फुल फ्लेजेड कमर्शियल बैंक में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब वो आगे बढ़ करके बड़ा बैंक अगर बनना चाहे तो वो बन सकता है। एक्सपेंड अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में ब्रांचेस खोल सकता है। यह हमने बता ही दिया कि फुल फ्लेजेड बैंक बन सकता है जब आरबीआई उसको अप्रूव कर देगा। क्या नहीं कर सकता है, बहुत बड़े लोन्स नहीं देने हैं, क्योंकि उसको लोन देने के लिए उसके कस्टमर कौन है, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, तो इनको वो बहुत बड़ा लोन नहीं दे सकता है। अपनी कोई सब्सिडरी नहीं बना सकता है। सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी वो ऑफर नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस है पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बीच में। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के डिफरेंसेस को। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो ले सकता है पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़ कितने अमाउंट का भी डिपॉजिट ले सकता है। पेमेंट बैंक लैंड नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म में, स्मॉल फाइनेंस बैंक लैंड कर सकता है, बट उसका जो फोकस है वो छोटे लैंडिंग पे रहेगा। स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल सकता है, ये भी खोल सकते हैं। कैन प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विसेज, क्रेडिट सर्विस नहीं दे सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक रेमिटेंसेस भी दे सकता है और क्रेडिट सर्विसेज भी, मतलब कि लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों ही इश्यू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकता है पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड भी इश्यू कर सकते हैं, बट उनको ये इंश्योर करना है कि जो उनके 50% लोन है दे शुड बी अप टू ₹25 लाख, मतलब कि बहुत बड़े लोन नहीं देने हैं उसको। 50% जो लोन देने हैं वो 25 या 25 लाख से कम के देने हैं। दोनों ही बैंक जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन्स, ये सब वो बेच सकते हैं, पेंशन प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं। तो ये कुछ और डिफरेंसेस थे पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि अभी तक अंडर सर्व था या अनसर्व था, जिसको कि ठीक से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, उनको उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे पहुंचाया जाए। तो इसलिए पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया। अब देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2020 के प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। Which among the following is incorrect with respect to payment banks and small finance banks in India? A. Payment banks can accept deposit but have to keep the customer balance below 1 lakh rupees, whereas there is no such restriction on the small finance banks. B. Payments bank cannot give loans or issue credit cards, whereas small finance banks can. C. Mobile companies and supermarket chains owned and controlled by the residents are allowed to become eligible promoters for the payment banks, but this is not true for small finance banks. D. Payments bank cannot sell mutual funds, insurance and pension funds, but small finance banks can. अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें। तो इनकरेक्ट, अब फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, अभी हमने देखा, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है।
पेमेंट बैंक्स कैन नॉट सेल, नहीं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन दोनों ही पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दोनों ही बेच सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वो डी होना चाहिए। मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? मेंस में पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेमेंट बैंक्स, हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ पेमेंट बैंक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोल दे कैन प्ले इन मीटिंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये मेंस में इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हमने इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंपॉर्टेंट जो किरदार है पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उनको देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर एक नए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।